और यही एक कारण है कि लोग अर्ली स्टेजेस पे इस पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। पीरियड जल्दी शुरू हो गए कोई बात नहीं, पीरियड्स के समय अगर पेन हो रहा है फीमेल्स को लगता है इट्स ऑल नॉर्मल, क्योंकि हमारे साथ वालों को भी होता है, हमें भी हो रहा है तो इट्स ऑल नॉर्मल। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने हर चीज़ को बिगाड़ दिया है। हमारी बॉडी में नेचुरली एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जी। ये बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर को फॉलो करती है। अगर हम ध्यान से अपने शरीर को सुने, एक बात मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी शेयर करती हूँ दैट देयर इज़ नो डॉक्टर लाइक योर ओन बॉडी। यानी आपके अपने शरीर से बेहतर कोई डॉक्टर है ही नहीं, कोई इंटेलिजेंट डॉक्टर है ही नहीं। आई थिंक जोमेटो एंड स्विगी आज के टाइम पे उन्हें ही सारा ब्लेम देना आई थिंक इट्स राइट, क्योंकि जो भी खाना बच्चे खुद मेहनत नहीं, स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल्स में और पीजीज में रह रहे हैं उनके लिए पहला वो ऑप्शन ही वो जोमेटो एंड स्विगी है कि ऑर्डर ऑनलाइन कर लिया और घर बैठ के वो एक्सेस ऑफ कार्ब्स हमारी बॉडी में ऐड कर रहा है। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि इतना ज़्यादा फैट क्यों शरीर में आ रहा है। वो फैट बेसिकली फैट रिच डाइट से नहीं आ रहा है, वो इसी रिफाइंड फूड के थ्रू जो आप कार्ब्स अपनी बॉडी को एक्सेस दे रहे हो वो सारा बॉडी में जमा हो रहा है एज अ फैट। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਖਣ, ਗਲਤ ਅਸਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨਾ ਲੇਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? देखिए, जब हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की जी, आम जनता में, आम लोगों में इसको लेके जो एक कॉमन मेंटालिटी हमने देखी है वो ये है कि जब तक शरीर में कोई एक मेजर डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, इसको लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तब तक लोगों को लगता है कि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है ही नहीं। जी। और यही एक कारण है कि लोग अर्ली स्टेजेस पे इस पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली बीमारियों की मैं बात करूं जी, तो जनरली पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन कैंसर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट में जो कैंसर है, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। या पीरियड्स जो हैं, यानी जो मंथली ब्लीडिंग फीमेल्स में होती है वो बहुत ज़्यादा अगर देर से आ रही है या समय से बहुत पहले हो जा रही है, तो जब तक ये प्रॉब्लम्स लोगों में नहीं आती हैं लोगों को लगता है कि हार्मोन्स हमारे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और कोई इशू नहीं है। बट एक्चुअल में इफ़ यू रियली आस्क मी तो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू है वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे ही शुरू हो जाता है। बीमारी शुरू होने से बहुत समय पहले ही हम इसका पता लगा सकते हैं अगर हम ध्यान से अपने शरीर को सुने। एक बात मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी शेयर करती हूँ दैट देयर इज़ नो डॉक्टर लाइक योर ओन बॉडी। यानी आपके अपने शरीर से बेहतर कोई डॉक्टर है ही नहीं, कोई इंटेलिजेंट डॉक्टर है ही नहीं। अगर हम हमारे शरीर को सही समय पे सुन लेते हैं तो इन चीज़ों को टैकल करना, इनसे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बात प्रॉब्लम एक्चुअल में तब आती है जब इन चीज़ों को हम बहुत समय तक इग्नोर करते चले जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सो अगर कॉमनली आज हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू है वो तब से पता लगाया जा सकता है जब एक बच्ची में अपने पहले पीरियड्स आते हैं। यानी जब फर्स्ट टाइम एक छोटी एक टीनेजर बच्ची में पीरियड्स मंथली ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस समय
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਲੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? देखिए, बहुत हद तक जो कारण है वो स्ट्रेस है। जी, हम स्ट्रेस पे भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि हमने पिछले कुछ समय को अगर हम देखें, पिछले 20-30 साल हम पहले चले जाएं जी। और आज के समय को देखें, तो ये शिफ्ट हमने बहुत ड्रास्टिक देखा है। जी, पहले के समय में फीमेल्स को जनरली ये प्रॉब्लम होती थी 17-18 साल की उम्र में। जी, पीरियड्स जो थे वो नॉर्मली 16, 17, 18 साल की उम्र में शुरू होते थे। जी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो आज एक 8, 9, 10 साल की बच्ची में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? उसका मेजर कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, और लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, जी, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, अगर भारत में भी आप देखें, 80% एंड दिस इज़ व्हाट स्टैटिस्टिक्स हैव टू से, कि 80% जो महिलाएं हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। और इन्हीं 80% को जब हम अपने आसपास देखते हैं कि वो सफ़र कर रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्मोन्स को लेके साइकिल्स रेगुलेटेड नहीं हैं, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम आ रही है, हमें लगता है कि इट्स ऑल नॉर्मल, पीरियड जल्दी शुरू हो गए, कोई बात नहीं। पीरियड्स के समय अगर पेन हो रहा है, फीमेल्स को लगता है इट्स ऑल नॉर्मल, क्योंकि हमारे साथ वालों को भी होता है, हमें भी हो रहा है, तो इट्स ऑल नॉर्मल। तो ये सब चीज़ें कॉमन लोगों को लगती हैं, सोसाइटी ने इन्हें नॉर्मलाइज कर दिया, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। ओके, इट इज़ कम्प्लीटली अब नॉर्मल। पीरियड समय से जल्दी शुरू हो रहे हैं तो भी, इसके अलावा अगर पीरियड्स शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा फीमेल्स में मूड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पे जितनी भी लड़कियों से आज के समय में बात करती हूँ, वो कहती हैं ये तो बहुत ही कॉमन है, मेरी फ्रेंड के साथ भी होता है, मेरी मदर के साथ भी होता है, मेरी सिस्टर्स के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ इसका कारण खान पीन भी है, इसका कारण स्ट्रेस भी है, और इसके और भी कई कारण हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जी। ये हर डॉक्टर इस बात को मानता है, हर कोई ये बात जानता है, लेकिन लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस हैं जिन्हें हम करें कि हम इन्हें टैकल कर लें, बैलेंस इन्हें कर सकें। रिवर्स कर सकें और वापस अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकें। जी, तो उसके लिए जो है सबसे बड़ा जो कारण इस टाइम सोसाइटी में है, दैट इज़ योर स्ट्रेस लेवल्स। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ। जी, ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखिए, पहले के समय में जनरली लोगों की लाइफ में जो स्ट्रेस था वो लेट 20s या मैं कहूँगी अर्ली 30s में आता था, जब एक स्टडी कंप्लीट होगी और यू हैव टू एंटर इनटू योर मैरिज लाइफ जी बिल्कुल, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क जॉब एट्सेट्रा। सो स्ट्रेस तब आता था, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, इवन स्कूल्स में प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं डिप्रेशन के ऊपर, बच्चे ADHD के ऊपर बात कर रहे हैं, मूड स्विंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, पैनिक अटैक्स के ऊपर बच्चे बात कर रहे हैं, और बहुत कम उम्र के बच्चे 8th 9th स्टैंडर्ड और इवन उससे कम भी। तो एक बहुत बड़ा कारण स्टडीज़ भी है, जैसा कि आपने कहा कि स्टडीज़ में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टडीज़ का लोड इतना ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स की ओर से भी बहुत ज़्यादा दबाव एक बनाया जाता है बच्चों के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत कॉमन कारण जो कि OPD बेसिस में हमने एक बहुत कॉमन देखा है, दैट इज़ कि पेरेंट्स जो हैं आज के समय में, बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है ये, कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में दे ट्राई टू बी लाइक फ्रेंड्स विद देम। जी, तो फ्रेंड्स बनना गलत नहीं है, वो एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं। जी, क्योंकि अगर वो एक बैरियर हम माँ बाप और एक बच्चे के बीच ख़त्म कर देते हैं, वो एक डर का बैरियर, जी। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के लिए आसान हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके माँ बाप को अप्रोच उनको अप्रोच करना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स के एंड से जो इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुँच रही है, वो बच्चा किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम सारी वहाँ आती है। क्योंकि एक पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उधर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी मुझे कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन बच्चा
जब फैमिली प्रॉब्लम्स उसके साथ ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं, जी फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, इवन अगर रिलेटिव्स में या इवन माँ बाप में अगर आपस में कुछ इश्यूज़ हैं, जब वो बच्चे तक पहुँचते हैं और अभी उसकी उम्र बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बच्चा उसे टैकल नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल सही समझ बात नहीं पाता है कि मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूं, कैसे इस पे रिएक्शन दूं, और वो बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम्स बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ दूसरे ਨੂੰ बोल की रहे हैं। बिल्कुल, और इसका असर जो है ना, ये बहुत लंबे समय तक बच्चों में रहता है। रिसेंटली हमारे पास कुछ समय पहले एक डॉक्टर जुड़े थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एंड उन्होंने हमारे साथ अपनी जो स्टोरी शेयर की। सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड डिप्रेशन, बचपन से। और नाउ बिकॉज शी वॉज मैरिड, शी इज़ मैरिड, और अब चूंकि उनकी मैरिटल लाइफ असर गलत आ रहा था उसके ऊपर, अब नाउ शी अंडरस्टूड कि वो जो बचपन से वो जो एक उनके पेरेंट्स के बीच में जो इश्यूज रहे, और वो उसका जो असर था वो आज उनकी लाइफ पे आ रहा था। और जब हस्बैंड इस तरीके की बातें करते हैं कि आप नॉर्मल नहीं हो या आप नाटक कर रहे हो, तो फीमेल के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इन चीज़ों को फेस करना, तो वो बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। इसके अलावा एक और बहुत जो मैंने कॉमनली बच्चों में देखा है, आप देखेंगे आज के समय में पेरेंट्स को हल्की सी भी इनकन्वीनियंस अगर होती है, अगर वो बिज़ी हैं और बच्चा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, व्हाट दे विल डू इज़ कि फ़ोन उठाएंगे, कार्टून खोला, पोएम खोली, कुछ भी उठाया कंटेंट इंटरनेट का, और बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया। आप अगर देखेंगे 14-15 साल के बच्चे 9th 10th स्टैंडर्ड में बच्चों के पास में अपने पर्सनलाइज्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं, बिल्कुल अपने पर्सनलाइज्ड फ़ोन्स हैं बच्चों के पास में, और ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, देख क्या रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ कंटेंट जो उन तक पहुंच रहा है, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ कंटेंट पहुंच की ਰਿਹਾ। सो वो जो कंटेंट उन तक पहुंच रहा है, अब वो उस एज के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही गल ਤੁਹਾਡੀ। तो ये भी एक कारण देखा गया है कि बच्चों में जो मैच्योरिटी है वो अर्ली आ रही है, और जब मेंटल लेवल पे बच्चा क्योंकि कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर रहा है और स्ट्रेस ऐसा फेस कर रहा है वो, तो जब वो अर्ली मैच्योर कर जा रहा है, इसका असर उसके बॉडी पे भी आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 16, 17, 18 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र से कहीं बड़े दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत ही मैच्योर बातें करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि बचपना बचपन ही रहना चाहिए, बचपना रहना चाहिए, और एक वो जो बचपने की इनोसेंस है, आई थिंक वो बच्चों में अब खो गई है, वो अब देखने को हमें नहीं मिलती, बहुत रेयर है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਈਵਨ ਕਿ 12-12, 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ। ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਨ ਚ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ असर ने ਸਾਡੇ बहुत छेती हो रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक जोमेटो एंड स्विगी आज के टाइम पे उन्हें ही सारा ब्लेम देना, आई थिंक इट्स राइट, क्योंकि जो भी खाना बच्चे खुद मेहनत नहीं, स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल्स में और पीजीज में रह रहे हैं, उनके लिए पहला वो ऑप्शन ही वो जोमेटो एंड स्विगी है कि ऑर्डर ऑनलाइन कर लिया और घर बैठ के वो एक मंचिंग कर ली। क्योंकि एक ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਾਣਾ ਉਹ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਕ जो ਹੋ भी ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ रिफाइंड उसमें चीज़ें यूज़ हो रही है, सिंथेटिक चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। घर पे हम जो भोजन बना रहे हैं, खाना बन रहा है, उसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल ऑयल्स को यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे रिफाइंड चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। बनी बनाए अनियन गार्लिक पेस्ट यूज़ हो रहे हैं, ऑयल्स को यूज़ किया जा रहा है, रिफाइंड तेल यूज़ हो रहे हैं, और ये सब चीज़ें हैं जो एक्सेस ऑफ कार्ब्स हमारी बॉडी में ऐड कर रहा है। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि इतना ज़्यादा फैट क्यों शरीर में आ रहा है। वो फैट बेसिकली फैट रिच डाइट से नहीं आ रहा है, वो इसी रिफाइंड फूड के थ्रू जो आप कार्ब्स अपनी बॉडी को एक्सेस दे रहे हो, वो सारा बॉडी में जमा हो रहा है एज अ फैट। और बच्चों में वेट गेन, वो एक्सेस ऑफ फैट, इनफैक्ट जिन लोगों में, जिन फीमेल्स में फैट ज़्यादा पाया जाता है, उनमें एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और एस्ट्रोजन बेसिकली हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करता है। तो आप देखेंगे कैंसर इज़ नथिंग बट ओवर ग्रोथ। पॉलिप्स हो रहे हैं, फाइब्रॉइड हो रहे हैं, वो क्या है? वो भी ओवर ग्रोथ है। ओवरीज में सिस्ट बन रही है, वो भी एक तरीके की ओवर ग्रोथ है। तो ये सारी ओवर ग्रोथ है, ये क्यों हो रही है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो एस्ट्रोजन जो है, जब बाहर से एस्ट्रोजन इतने अमाउंट में, या बॉडी जो है एक्सेस ऑफ फैट वो एस्ट्रोजन को बना रहा है, वो सारा मिल के जो है हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे हार्मोन्स को भी एक बहुत ही नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। तो मतलब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਖਣ, ਗਲਤ ਅਸਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣ, 6 महीने बाद दिखे, हो सकता साल बाद असर करना। बिल्कुल। और एक और बड़ा कारण है कि लोगों ने नेचर से अपने आप को दूर कर लिया है। ईश्वर ने हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया है नेचर के साथ में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने हर चीज़ को बिगाड़ दिया है। हमारी बॉडी में नेचुरली एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर को फॉलो करती है। यानी कि अगर सूरज जो है वो ढल रहा है तो हमारी बॉडी भी ढलना शुरू हो जाती है। एक तरीके से बॉडी की जो अग्नि है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जैसे ही सूरज चढ़ रहा है, सुबह का समय है, धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ी पकड़नी शुरू कर देता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है यानी कि आपकी बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन चूंकि ये साइकिल को हमने ख़राब कर दिया है, हमारे सोने का, जागने का कोई समय नहीं रह गया है। मैंने ये भी देखा है कि इवन बच्चे आजकल ये कहते हैं कि हमें रात को पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि रात को ही हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और रात के समय ही हमें शांति भरा माहौल मिलता है, तो हम रात को ही पढ़ पाते हैं। और रात को पढ़ने के कारण वो दिन में सो रहे हैं। अब मेटाबॉलिज्म जब तेज है उस टाइम पे आप नींद ले रहे हो, और जिस टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है, आप देखोगे आपके आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं, नेचर जो है वो भी शांत हो जाता है। शाम होती है, सभी बर्ड्स आपको नहीं सुनाई देंगे, जबकि सुबह आप उठोगे तो आपको पक्षियों की चहचहाट दिखेगी बाहर, आपको सारे एनिमल्स एकदम तेज एक्टिव नजर आएंगे। आप अगर लेक के पास रहते हो आपको छोटी छोटी मछलियां नजर आएंगी जो सुबह सुबह दे आर कंप्लीटली एक्टिव। लेकिन हम उल्टा जो है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਟ ਸੌਣਾ ਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ। मैं ना अक्सर मेरे एक दोस्त सीगे वो मेरे गल साझी करते थे, मेरी भी रूटीन है भी मैं कोशिश करना भी जल्दी उठ जावां है ना। कई लोग वो मैंने कहते सी यार ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਾ, बॉडी पे ही आएगा। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट आप एक लेवल तक जाओगे, एक समय आएगा जब नेचर आपको पलट देगी। और वो समय होता है जब हम बड़ी बीमारियां, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी है, चाहे वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, या कोई भी XYZ क्रॉनिक प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली उसी के कारण है जो हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं।
और फिर उससे रिकवर करने के लिए लोगों का पहला ऑप्शन होता है कि हम इमीडिएटली ऐसा कुछ अपनी बॉडी को दे दे कि तुरंत रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल। और बहुत समय तक 10, 15, 20 साल लोग जब सफ़र करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अब हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, तब उन्हें याद आता है कि वो जो नेचर से हमने शुरू किया था, वापस अब उस नेचर के पास जाने का समय आ गया। और तब वो नेचुरल ट्रीटमेंट को या अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक देर बहुत एग्जैक्टली तब तक देर बहुत हो चुकी है। उस समय तक जो डैमेज आपका शरीर झेल चुका है, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। जबकि एक शुरुआत की स्टेज पे अगर आप उसे रोक लें तो वहाँ से वापस आना बिल्कुल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਹੋ ਹਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। एग्जैक्टली। और भी कई कारण हैं वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के। हाइपोग्लाइसीमिया जो है, यानी शुगर लेवल्स का लो रहना भी ओपीडी में हमने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई बात कर रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, हर कोई डायबिटीज़ पे बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं करती है या डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम, हर चीज़ का एक अपना साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में और आज के समय में बहुत कॉमनली, इनफैक्ट आई वुड से 90% ऑफ द फीमेल्स में जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की और स्ट्रेस के इश्यूज आ रहे हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया देखा गया, यानी कि जो शुगर लेवल्स हैं उनकी बॉडी में वो नॉर्मल से कम रह रहे हैं। ओके। नॉर्मल से कम। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को नहीं पता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स उनकी बॉडी में कितना होना चाहिए। अगर मैं साइंटिफिक डेटा की बात करूं, मैं रिसर्च पेपर्स की बात करूं अगर, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो है, एसीपी की जो 2018 की गाइडलाइंस थी, वहाँ पे जितने भी ट्रायल्स के बेसिस पे वो गाइडलाइंस आई थी, उनमें से एक ट्रायल्स ने ये प्रूव किया था कि HbA1c लेवल आपका अगर 6 से कम रह रहा है तो वो एक्चुअली आपके लिए डेंजरस है। लेकिन आप अभी लैब्स में जाएंगे और वहाँ की रिपोर्ट्स को देखेंगे, अभी भी हम और हमारे डॉक्टर्स वो पुरानी रेंज को, कि आपका जो HbA1c है वो 5.7 से नीचे रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आप प्री डायबिटिक देन यू आर डायबिटिक। तो वो रेंज जो है वो बहुत हद तक लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कि नेचुरली कितनी जो रेंज है बॉडी में रहनी चाहिए शुगर की। इसीलिए जब फीमेल्स में जो शुगर लेवल्स हैं, और कॉमनली जो हमने देखा है, जब 120 से कम रह रहा है, यानी 110, 115, 100 या 80 और 90 की रेंज का जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहते हैं, तो जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है या हेडेक की जो इशू है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहना, इरिटेशन बहुत ज़्यादा फील करना, या हाथ पैर, कई फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि उनके ठंडे रहते हैं हर टाइम, पसीना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है हाथों पैरों में। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के जो देखने को मिलते हैं, और लोगों को नहीं पता। उन्हें लगता है कि शायद हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस है, उस वजह से ये सब इश्यूज हमें आ रहे हैं। लेकिन जब हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में भी हम उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर देते हैं, तो उन्हें बहुत हद तक सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके ब्रेन का जो भोजन है वो ग्लूकोज ही है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है भी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ थोड़ा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, फिर वो अपनी बॉडी की आप ख्याल रख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके ब्रेन का भोजन ही ग्लूकोज है। आपका ब्रेन जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है वो ग्लूकोज ही है। और सारा दिन हमारा दिमाग काम कर रहा है। जॉब से जब हम घर आ रहे हैं, घर पे भी हम मोबाइल पे, फोन्स पे बिजी हैं, हर जगह बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, तो कॉन्स्टेंटली जो माइंड है वो काम कर रहा है। अब माइंड जब कॉन्स्टेंटली काम करेगा तो ग्लूकोज उतनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसीलिए शुगर लेवल्स जो है वो लो रहने शुरू हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब फ्यूल ब्रेन को नहीं मिलेगा तो स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली एलिवेट कर जाएंगे। स्ट्रेस लेवल्स जाहिर सी बात है कि वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ डाइट चेंज करके, एक्सरसाइज करके, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? देखिए, ट्रीटमेंट पे
अगर हम आए कि हार्मोनल इम्बैलेंस जितने भी हैं, चाहे पीसीओडी की समस्या है, जी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स, जितने भी केसेस हमारे पास भी रहे हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी के केसेस रहे हैं, तो हर केस में आई थिंक जितना ज़्यादा हम नेचर के लॉज को समझना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हमने देखा है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं पेशेंट्स में। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक पहला स्टेप यही होना चाहिए कि कैसे आप वापस अपने लाइफस्टाइल को ट्रैक पे लेके आएँ। तो इसमें आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। यू नो, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत एक इनपुट रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस में, क्योंकि रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव किया है, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, पनीर वगैरह ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन किए। स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में भी डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 2004 की रिसर्च है, और वहाँ पे ओवेरियन कैंसर ज़्यादा देखा गया क्योंकि डेयरी की कंजम्पशन ज़्यादा थी। और ऐसी जैसे यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पे 80% तक फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। जबकि थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे कि डेयरी की कंजम्पशन कम है, वहाँ केवल 25% का जो डिक्लाइन है वो देखा गया। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ह्यूज नंबर्स आई वुड से। क्योंकि जो पोल्ट्री में या जो इवन जो चिकन है या जो डेयरी फार्म में जो एनिमल्स रखे गए हैं, जो गाय भैंस वहाँ है, उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए हार्मोन्स पे रखा जा रहा है, हार्मोन्स पे रखा जा रहा है, इवन के दूध लेने भी टीके लगाए जाते हैं, उसके लिए भी इवन ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है उनको, इंजेक्शंस। इसके अलावा प्रेग्नेंट, वो ज़्यादातर समय प्रेग्नेंट रहती हैं, तो नेचुरली भी उनके ब्लड में जो हार्मोन्स का लेवल है वो ज़्यादा रहता है। और जब आप दूध ले रहे हैं या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो वो हार्मोन्स डायरेक्टली आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत हद तक आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस भी कर रहे हैं, एलिवेट भी कर रहे हैं। तो वो डेयरी जो है उसको छोड़ना आई थिंक शुड बी द फर्स्ट अप्रोच। तो डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें या इन सब प्रॉब्लम्स की बात करें। जितना ज़्यादा हम नेचुरल फूड कंज्यूम करें उतना बेहतरीन है हमारे लिए। जितना ज़्यादा हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, घर का बना हुआ खाना हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करें, और रिफाइंड चीज़ें जितनी हैं, चाहे वो ब्रेड है, बटर पैक्ड जो आ रहा है, बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, वो सब चीज़ें। और इवन जो आप आजकल तो लोग इवन अनियन गार्लिक पेस्ट भी पैक्ड यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में तड़के लगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो रिफाइंड चीज़ों पे या सिंथेटिक चीज़ों पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी शायद अपनी हेल्थ लिए नहीं सही है। बिल्कुल। तो वो रिफाइंड जो है वो एक्सेस ऑफ कार्ब्स हमारी बॉडी को दे रहा है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, और वेट गेन भी उस वजह से हो रहा है, और हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे उस कारण आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और आई थिंक स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करने के लिए आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो फीमेल्स हैं दे शुड टेक कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स। अगर अभी ऐसा नहीं किया जाएगा तो बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हद तो ज़्यादा हो जाती है फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स हाई टाइम आई थिंक, क्योंकि फीमेल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आज के समय में जो फीमेल्स हैं दे आर वर्किंग, वो काम भी कर रही हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं। उसके बाद में उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फीमेल्स के ऊपर, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो स्ट्रेस लेवल्स उनमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली वो एक एजिटेशन में रह रही हैं, कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स, पैनिक अटैक्स फीमेल्स में बहुत कॉमन हो चुके हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इनको मैनेज करने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना, और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी कई ऑप्शंस हैं। योगा उसके लिए एक ऑप्शन है, प्राणायाम की तरफ जाना, मेडिटेट करना। मेडिटेशन के बहुत ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं पेशेंट्स में। इनफैक्ट जो इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे पास रहे, जब उन्होंने सेशंस करने शुरू किए, जब वो हमसे जुड़े और डेली एक वो सेशंस में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के ऊपर और अपने डाइट के ऊपर जब उन्होंने काम किया, तो इवन फेल्ड IVF के जो केसेस रहे, जिन्होंने 2-3 बार IVF जिनके फेल हो गए थे, उन्होंने भी 3-4 मंथ्स के अंदर कंसीव किया।
सिर्फ लाइफस्टाइल को बैलेंस करके। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम शुरुआत जिसकी लाइफस्टाइल इम्बैलेंस के कारण हुई है, आई थिंक उसका जवाब भी हमें वहीं जाके मिलेगा। मैं भी ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜੋੜਾ ਕਪਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, IVF ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ IVF ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, बहुत पावर है। यू नो जितना हमारी बॉडी में हम रिफाइंड या जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स अंदर खाते जा रहे हैं, जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बॉडी में बन रहे हैं, जब हम मिट्टी में रहते हैं तो हमारे घरों में अर्थिंग जैसे होती है, सेम इफेक्ट हमारी बॉडी में भी होता है। जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं, जब मिट्टी में हम पैर रख रहे हैं, वो एक्सेस जो चार्ज बिल्डअप है हमारी बॉडी में वो सारा रिलीज हो रहा है, जैसे अर्थिंग वायर जो काम कर रही है। तो वो एक्सेस चार्ज जब हमारी बॉडी से रिलीज होता है तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो कांस्टेंट एक डैमेज बॉडी में चल रहा है, उसे बहुत हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम आजकल कह रहे हैं कि विटामिन डी के हम सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन हम बाहर धूप में जाना प्रेफर नहीं करते। हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਮਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ, फिर भी बच्चों दी मातावां ने छतरी लेती नहीं सिर पर। बिल्कुल, और इवन सनस्क्रीन्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, खुद भी माताएं यूज़ कर रही हैं और बच्चों में भी सनस्क्रीन्स लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, विच अगेन इट हैज़ बिन प्रूवन कि उसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है उसके, वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो उसका भी जो यूज़ है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है इस टाइम पे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स खा रही हैं। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब बनाई गई थी, आई थिंक इट वाज अराउंड 1957 जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रोड्यूस की गई थी, और इन्हें बनाया गया था बेसिकली इन हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। लेकिन आज का अगर आप समय देखो तो जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को कंसीव अभी नहीं करना चाहती है, प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, वो भी यूज़ कर रही हैं। इनफैक्ट बहुत सी फीमेल्स जो कि लेज़र हेयर रिमूवल करवा रही हैं, उन्हें भी इन पिल्स के ऊपर हार्मोनल पिल्स पे रखा जाता है ताकि हेयर की ग्रोथ को डिले किया जा सके। तो लोगों में इसकी भी यूजेज बढ़ गई है। ये बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले आई रिमेंबर एक हमारा इसी के ऊपर OCPs के ऊपर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर ही बात चल रही थी, और एक ऑनलाइन सेशन में ले रही थी, और एक फीमेल एक पेशेंट से मेरी बाद में जब बात हुई तो शी सेड आई लिटरली वांटेड टू स्टॉप यू, मैं आपको सेशन के दौरान रोकना चाहती थी और मैं बताना चाहती थी कि जब मैंने वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली तो मेरी हेल्थ के ऊपर कितने ज़्यादा उसके हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने देखे, और 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने उसे बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि ये इतने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मेरी बॉडी को झेलने पड़ रहे हैं। तो इनके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ओवेरियन कैंसर के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, इवन ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोनल इम्बैलेंस का जो, क्योंकि इनमें सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, भले ही वो हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट से निकाले जाएं। फाइटो हार्मोन्स बेसिकली शुरू में जब 1957 में इन्होंने इन हार्मोनल पिल्स को बनाया तो प्लांट से ही नेचुरली हार्मोन्स को निकाला गया, लेकिन देन उन्हें सिंथेटिक रूप दिया गया, उन्हें सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और फिर वो पिल्स को लोगों तक पहुंचाया गया। तो जब सिंथेटिक हार्मोन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उस टाइम पे सिंथेटिक हार्मोन उस काम को ओवरटेक कर ले रहे हैं, और हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो साइकिल को ही कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे। तो नेचुरल जो हार्मोन्स, अब नेचुरल हार्मोन का काम केवल हार्मोनल साइकिल को रेगुलेट करना नहीं था, उसका काम था हमारी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन रखना, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन रखना, हमारे नींद को अच्छा रखना। तो ये सब और बेनिफिशियल इफेक्ट जो नेचुरल हार्मोन्स के हमारी बॉडी में, जब हम सिंथेटिक हार्मोन्स लेना शुरू करते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं।
और यही कारण है कि जब फीमेल्स मीनोपॉज की तरफ आती हैं, जब 45-50 की एज के आसपास उनमें पीरियड्स बंद होने की समस्या, जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तो उस समय उनमें जो है ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन लेवल लोगों में बढ़ रहा है, और हॉट फ्लैशेस जो हैं कि रात के समय, इनफैक्ट नाइट स्वेट्स उनको होते हैं, रात के समय एकदम से उन्हें गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ऑल हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये सब उसी चीज़ की देन है। आई थिंक सब स्ट्रेस लेवल्स के कारण, जो हमने हमारे खाने को खराब किया उसके बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨੇ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ बहुत विशाल है। बिल्कुल। और आई थिंक दे रही है कुदरत। जितना ज़्यादा हम नेचर से, कुदरत से करीब रहेंगे, आई थिंक ईश्वर से करीब रहना उतना आसान हो गया है, उतना ज़्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, ईश्वर के भी करीब हम रह सकते हैं उससे, तो आई थिंक उसका भी एक बहुत अच्छा ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ नहीं है। बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी बहुत बड़ी अपने आप से डॉक्टर है। बिल्कुल, ये बस इतना ज़रूरी है कि हम सही समय पे उसे सुने। जब बॉडी हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, जब एक छोटे स्तर पे हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जब हमें पता है कि पीरियड्स के समय पेन है या फ्लो में चेंज आ रहा है, या डिले हो रहे हैं, मेरे पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, या मूड अच्छा नहीं रह रहा है, स्ट्रेस लेवल्स हो रहे हैं डिस्टर्ब, तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, अगर उसी समय हम एक्शन ले लें तो वो एक बड़ी बीमारी बनने से पहले ही हम उसे रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਵੈਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਲੋਕ ਨੁਕਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੀਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।